अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा सेशन लास्ट लेक्चर में जो चल रहा था टॉपिक वो था रिटन कम्युनिकेशन। और रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हमने देखी थी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन कैसे तरीके से है। फिर हमने डिस्कस किया था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, रिटन कम्युनिकेशन की हिस्ट्री क्या है। इन दिस रिगार्ड वी वर डिस्कसिंग अबाउट एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, कि रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फिर हमने इस पे फोकस किया था डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। फिर हमने डिस्कस किया था इसमें कॉमन इक्विटीज इन रिटन कम्युनिकेशन, वो क्या क्या कॉमन इक्विटीज इन रिटन कम्युनिकेशन में, जो कि 10 थी। इसमें फर्स्टली फोकस ऑन फॉर्मेट, सेकंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंटेंट, थर्ड इंश्योरिंग कनेक्टिविटी, फोर्थ tempering the content as per the level of formalities, fifth string clear of short form, importance of grammar and spelling and punctuation, sixth one is seven sensitivity to the audience, eight importance of creativity, nine avoiding excessive use of jargon, 10 awareness of the audience medium। फिर हमने इसमें डिस्कस किया था गुड राइटिंग फीचर, जिसमें हमने बात की थी कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, क्रेडिबिलिटी, क्लैरिटी, कंसाइसनेस, कंसिडरेशन, वैलिडिटी। और आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डिफरेंट राइटिंग स्टाइल। जब हम बात करते हैं डिफरेंट राइटिंग स्टाइल की, तो हमारे पास जो राइटिंग स्टाइल है वो तीन है। एक है करिकुलर, दूसरा कैजुअल, तीसरा फॉर्मल। Curricular language is an informal conversational style of writing. It differs from standard English in that it often makes use of colorful expressions, slang, and regional phrase. As a result, it can be difficult to understand for a person from a different region or country. करिकुलर वो लैंग्वेज है जिसके अंदर हम जो है इनफॉर्मल वे यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, और ये कन्वर्सेशनल टोन में होती है। इसके अंदर हम सपोर्टिव रोल लेते हैं मुख्तलिफ जो है कलर्स का, मुख्तलिफ जो है डायग्राम्स का, मुख्तलिफ लेंथ्स का, और रीजनल फ्रेज का। आम तौर पे ये कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो हम मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जो साइन बोर्ड पे की जाती हैं, ताकि मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम मैसेज और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को डिलीवर किया जा सके। सेकंड, हमारे पास एक कैजुअल स्टाइल ऑफ राइटिंग। Casual language involves everyday words and expressions in familiar group contexts, such as conversation with family, close friend, that emphasize on communication interaction itself and less about the hierarchical power control or social rank of the individual communicating। कैजुअल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर जो है हम डिफरेंट अमंग फैमिली मेम्बर्स, फैमिली ग्रुप्स के दरमियान, फ्रेंड्स, कुलीग के दरमियान जो हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं, वो हमारी कैजुअल लैंग्वेज कहलाती है। आमतौर पे कैजुअल लैंग्वेज हम जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द एसएमएस चैटिंग, व्हाट्सएप चैटिंग, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ लोगों को रिटर्न कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने मैसेजेस, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ को डेवलप करते हैं। और इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये कन्वर्सेशन टोन्स में होती है और ये एक कैजुअल लैंग्वेज कहलाती है।
Third one is formal style of writing. In business writing, the appropriate style will have a degree of formality. Formal language is communication that focus on professional expressions with attention to rules, protocols, and appearance. It is characterized by its vocabulary and grammatical arrangement of words in a sentence that is right. Using a formal style tend to use more sophisticated vocabulary. फॉर्मल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है, वो स्टाइल ऑफ राइटिंग है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ग्रामर के ऊपर, वोकेबलरी के ऊपर, सेंटेंसेस के ऊपर, कि इसमें यूज़ होने वाली वोकेबलरी और सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने चाहिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हम फॉर्मेलिटी को फोकस करते हैं। आमतौर पे फॉर्मल राइटिंग स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में यूज़ करती है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज यानी गुडविल डेवलप होती है, और इससे ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रेशंस रिसीवर के ऊपर जाता है। तो यही वजह है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं वो फॉर्मल लैंग्वेज स्टाइल में होती है। Which style you use will depend on your audience and often whether your communication is going to be read only by those in your organization, either internal communication or those audience their organization external communication. Organization continuously engage होती है both side डायरेक्शन, एक इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है। चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें कैजुअल लैंग्वेज स्टाइल यूज़ करना है, फॉर्मल लैंग्वेज स्टाइल यूज़ करना है, या वेरिकुलर लैंग्वेज स्टाइल यूज़ करना है। हमें देखना होता है कि हमारे रिसीवर्स कौन है, यानी हमारी ऑडियंस कौन है, हमारे मैसेजेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। इन तमाम पॉइंट्स को फोकस करते हुए हम डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सा राइटिंग स्टाइल यूज़ करना चाहिए। Some do's and do nots ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन जो हमें कंसिडर करना चाहिए, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है बी स्पेसिफिक। जस्ट लाइक अ रिपोर्टर communicate the who, what, where, why, when, and who, or what need to done, stay objective and specific। हमें बहुत ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए कि जो मैसेज, जो कम्युनिकेशन हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होनी चाहिए, और उसके अंदर जो है हम ज़्यादातर कंसीडर करते हैं WH वर्ड को, जैसे कि हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन एंड हाउ, ताकि मैक्सिमम लेवल पर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जा सके। अवॉइड पैसिव वॉइस। हम ड्यूरिंग द रिटन कम्युनिकेशन एक्टिव वॉइस को भी यूज़ करते हैं और पैसिव वॉइस को भी यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पॉसिबल हो कि हम एक्टिव वॉइस यूज़ कर सकते हैं तो हमें मैक्सिमम लेवल पर कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जहाँ पे हमारा यूज़ पैसिव वॉइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पर हम पैसिव वॉइस को यूज़ करें। इसकी एग्जाम्पल है जैसे कि द प्रोग्राम वाज प्लान बाय डैनी, राइट, डैनी प्लान द प्रोग्राम। तो वो सेंटेंस जो पैसिव स्टेट ऑफ पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस की फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक्टिव वॉइस यूज़ करें। इससे ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग जो है कन्वीनियंट यानी आसान हो जाती है। थर्ड है बी कंसाइज। देयर इज नो नीड टू बी लॉन्ग wanted, get to the point, you will lose reader if you are spot off too long। आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न कम्युनिकेशन में जो फोकस करना पड़ता है वो है कम्युनिकेशन की कंसाइसनेस। वो तमाम मैसेजेस, वो तमाम कम्युनिकेशन जो अननेसेसरी लॉन्ग हो जाती है,
ऐसे में जो एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है वो होता है कि ऑडियंस की जो कंसंट्रेशन है, जो इंटरेस्ट है, वो रिड्यूस हो सकता है और मैसेज के इग्नोर होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। अगर हमारी कम्युनिकेशन कंसाइज है तो हम मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस के अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड आइडियाज़ को डिलीवर करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि रिसीवर की जो इंटरेस्ट और फोकस है वो आपके मैसेज की तरफ कायम रहता है और आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाती है। इफेक्टिव मीन्स आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट, गेट द थिंग राइट। Take great care when spelling people's name and other specifics, and also make sure that you do a careful proof of your work. कम्युनिकेशन के अंदर करेक्टनेस भी बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पर जब हम मुख्तलिफ़ लोगों के नामों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जो नाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं रिटन कम्युनिकेशन में, उनकी स्पेलिंग जो है बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी स्पेलिंग एरर या मिस्टेक आ जाएंगे मुख्तलिफ पीपल्स नेम्स के अंदर, तो उससे हमारी कम्युनिकेशन की क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी और एक नेगेटिव इम्प्रेशन या नेगेटिव इमेज जाएगा। तो हमें मेक श्योर करना चाहिए, प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए और फोकस करना चाहिए वो तमाम स्पेसिफिक वर्ड्स, वो तमाम स्पेसिफिक पीपल से क्या आया उसके अंदर करेक्टनेस शामिल है या नहीं है। नेक्स्ट वन इज नो when formal language is required. If you are writing an informal note to a group members, it is fine to use contractions. Don't instead of do not. However, if you are writing for a formal audience, like a proposal to the board of director, be more formal with your language. अगर आप मुख्तलिफ कंडीशंस, मुख्तलिफ डायमेंशन में इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं रिटर्न यानी ब्लैक एंड वाइट कम्युनिकेशन के अंदर, फॉर्म के अंदर, तो इनफॉर्मल लैंग्वेज के दौरान आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ ज़रूरत है फॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो उस मेन ऑब्जेक्टिव या मेन सेंटेंसेस या मेन डायरेक्शन के अंदर आप लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें फॉर्मल लैंग्वेज का, ताकि आपकी कम्युनिकेशन जो है ऑब्जेक्टिवफुल हो जाए। और आप अगर फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें और ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि आप फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर ओवरऑल कम्युनिकेशन को फॉर्मल रखें। इसके अंदर कोशिश करें कि अननेसेसरी इनफॉर्मल लैंग्वेज को इस्तेमाल ना करें। रीड इट आउट लाउड। One very effectively way to self-proof your work is to read it out loud. This will help you to determine if you have used incorrect words, if your sentences run on the too long, if your sentences don't match, and more. After completing your writing, after completing your message, आपको अपनी मटेरियल को प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए, ताकि इसके ज़रिए आप अपनी कम्युनिकेशन की क्वालिटी को मैक्सिमम लेवल पर ले जा सकें। और प्रूफ रीडिंग करने का जो बेस्ट स्टाइल है वो ये है कि आप अपनी ड्यूरिंग द रीडिंग लाउड रीडिंग करें। लाउड रीडिंग करने से आपकी जो एरर्स ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन होंगे, मिस्टेक्स होंगी, उनको कैच करना आसान हो जाता है और उन एरर्स और मिस्टेक को इम्प्रूव करके आप मैक्सिमम लेवल अचीव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन का। फर्स्ट impression, no matter what you are writing, a few things can create a negative first impression about your intelligence, your level of care, misspelling, grammatical mistakes, miswords, messy delivery, and incomplete work। जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके अंदर आप ख़ास तौर पे फोकस करें कि ये कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को,
और इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करती है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसके अंदर हमें फोकस करना चाहिए कि हमारी स्पेलिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक और मिस वर्ड और मैसी डिलीवरी से हमें अवॉइड करना चाहिए, और हमें अपने वर्क को कंप्लीट रखना चाहिए। इससे एक पॉजिटिव इमेज, जिसे हम बिजनेस के अंदर गुडविल कहते हैं, वो डेवलप करना पॉसिबल हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस। हमारे राइटिंग के जो प्रोसेस हैं उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप कहलाता है प्लानिंग, दूसरा कहलाता है राइटिंग, तीसरा कहलाता है क्वालिटी कंट्रोल। नाउ कम टूवर्ड द फर्स्ट स्टेप which is called writing process. राइटिंग प्रोसेस के अंदर पहला स्टेप हमारा आता है प्लानिंग का। प्लानिंग में हम फर्स्ट पॉइंट है कीप ऑब्जेक्टिव इन माइंड एंड रिसर्च द टॉपिक। सबसे पहले आपको बिफोर राइटिंग जो है कंसीडर करना चाहिए कि वो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अचीव करने के लिए आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं। जब आप अपने माइंड में उन ऑब्जेक्टिव्स को रखते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर तौर पर एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाते हैं। हमारी कम्युनिकेशन की डिफरेंट डायमेंशन में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप किसी कस्टमर से कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो इसका मकसद है कि आप अपनी डिमांड में इजाफा करने जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव है डिमांड। अगर आप अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करने जा रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन में इजाफा करना। तो इससे हमें पता चलता है कि डिफरेंट कम्युनिकेशन में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, और जब तक हम उन ऑब्जेक्टिव को अपने माइंड में नहीं रखेंगे उस वक्त तक हम सही कम्युनिकेशन करने में कामयाब नहीं होंगे। फिर रिसर्च द टॉपिक, आप टॉपिक को रिसर्च करें, इससे आपके आइडियाज़ में इजाफा होता है, आपके मटेरियल्स में इजाफा होता है, और इस तरह आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाते हैं। थिंक अबाउट द ऑडियंस। डिफरेंट कम्युनिकेशन में डिफरेंट ऑडियंस होती है, और जब हम ऑडियंस को फोकस किए बगैर कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन के फ्लॉप होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन में दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। और यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कम्युनिकेशन की, वो होती है सेंडर की। कि सेंडर को बिफोर डिलीवरिंग द मैसेज फोकस करना चाहिए कि वो कौन सी ऑडियंस हैं जिनको हम मैसेज डिलीवर करने जा रहे हैं, ताकि हम उन ऑडियंस के लेवल पर जाके अपने मैसेज को कंपोज करें, उन ऑडियंस के कैलिबर के मुताबिक मैसेज को डिलीवर करें, ताकि मैसेज मैसेज और कम्युनिकेशन इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए और मैसेज और कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। थर्ड, आउटलाइनिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइज थॉट्स। और फिर आप आउटलाइनिंग करें अपनी थॉट्स को, आइडियाज़ को, और उनको आप अपने एक सेपरेट एक इनफॉर्मल वे में राइटिंग ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप उसको ऐड करें, ताकि ड्यूरिंग द राइटिंग आपको हेल्प मिल सके अपने मैसेज को स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट करने में। सेकंड हमारा जो स्टेप होता है प्लानिंग में, वो होता है राइटिंग। राइटिंग के अंदर फॉलो योर आउटलाइन, यूज योर हैंडबुक। वो जो आपने प्लानिंग के वक्त जो है आइडियाज़ और वो सीक्वेंस, वो हिंट्स डेवलप किए अपनी हैंडबुक में, आप उसको फॉलो करें और उसके मुताबिक आप अपनी राइटिंग प्रोसेस को गोइंग ऑन रखें। सेकंड, इंस्पायरेशन इज एक्सेप्टेबल बट मस्ट बी केयरफुली रिव्यू। आप इंस्पायरेशन को जो है एक्सेप्टेबल रखें, ताकि कम्युनिकेशन के दौरान सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक्सेप्टेबिलिटी पैदा हो सके, और बहुत ज़्यादा बी केयरफुल रहें और रिव्यू करें अपनी मैसेज को ड्यूरिंग द राइटिंग। यूज द इंटरव्यू अप्रोच टू सप्लीमेंट द आउटलाइन, हु, वाट, वेयर, व्हेन, हाउ। ड्यूरिंग द राइटिंग जितनी ज़्यादा इंटरव्यू अप्रोच यानी यूजेस ऑफ डब्ल्यू एच वर्ड,
हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन एंड हाउ यूज करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके मैसेज की अंडरस्टैंडिंग लेवल फॉर रिसीवर बढ़ जाएगी और इस तरह आप अपने मैसेज के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। थर्ड स्टेप हमारा आता है प्लानिंग में क्वालिटी कंट्रोल। इस प्रोसेस के ज़रिए हम अपनी कम्युनिकेशन और अपने मैसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं ताकि हमारी जो इमेज है, जो इम्प्रेशन है, वो पॉजिटिव डेवलप हो। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप है रीड योर वर्क। आफ्टर राइटिंग, एक सेंडर के लिए बेहतर होता है कि वो रीड करे अपने वर्क को, जो कुछ भी उसने मैसेज कंपोज किया है या जो कुछ भी अपना मैसेज राइट किया है, ताकि वो अपने मैसेज की क्वालिटी में इजाफा कर सके। बी क्रिटिकल ऑफ योर ओन वर्क। और आपको क्रिटिकल होना चाहिए अपने ओन वर्क के अंदर कि आप अपने तहरीर करदा मैसेज को, अपने रिटर्न कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल व्यू से ऑब्ज़र्व करें ताकि उसमें हो पाए जाने वाले एरर एंड मिस्टेक को कैच करके इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। टाइप्स ऑफ राइटिंग, जो बुनियादी तौर पे हम अपनी लाइफ में डिफरेंट राइटिंग स्टाइल यूज़ करते हैं, उसमें एक है ईमेल। ये इंतहाई एक आसान इकोनॉमिकल वे ऑफ राइटिंग है जो कि सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में होता है और आजकल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डायमेंशन में हम इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है लेटर्स एंड मेमोज। ऑर्गेनाइजेशन अपने मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स के लिए मुख्तलिफ लेटर्स और मुख्तलिफ मेमोज डिलीवर करती है। एजेंडास, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं। इन फॉर्मल मीटिंग्स को स्टार्ट करने से पहले डेवलपमेंट होती है एजेंडास की, जिसके अंदर हम उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं जो उस मीटिंग के अंदर फाइनलाइज करने हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ लेवल पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। प्रमोशनल मटेरियल, ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिमांड को इन्हेंस करने के लिए मुख्तलिफ प्रमोशनल मटेरियल तैयार करती है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट, मुख्तलिफ एकेडमिक डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं जिस जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिसर्च, साइंटिफिक मैन्युस्क्रिप्ट एंड वाइट पेपर। तो ये वो हमारे टाइप्स ऑफ राइटिंग है जो हम जर्नली अपने ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन अडॉप्ट करके अपने मुख्तलिफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। कंक्लूजन, यूटिलाइज फुल पोटेंशियल ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। हमें अपनी रिटर्न कम्युनिकेशन के दरमियान फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हम बेहतर से बेहतर कम्युनिकेशन करने में कामयाब हो सकें। What you write will ultimately define you as a professional to your colleagues and superior. आप जो भी तहरीर करते हैं, जो भी राइट करते हैं कम्युनिकेशन, वो रिप्रेजेंट करती है आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड को इन फ्रंट ऑफ कॉलेजेस एंड सुपीरियर, कि आप कितने ज़्यादा एक्यूरेट और परफेक्ट हैं अपनी कम्युनिकेशन और अपने प्रोफेशन के अंदर। मैच द अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन मेथड टू द रिसिपेंट। और मैच करें आप इस अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन मेथड को ताकि आप मैच कर सकें अपने रिसीवर के साथ अपने मैसेज को। एलिमिनेटिंग एक्सेसिव और अननेसेसरी कम्युनिकेशन विल इम्प्रूव योर वर्क फ्लो। एलिमिनेट करें एक्सेसिव और अननेसेसरी कम्युनिकेशन को, इससे आपका जो वर्क फ्लो है वो इम्प्रूव होता है और कंजम्पशन ऑफ टाइम जो है रिड्यूस हो जाता है, नॉट ओनली फॉर सेंडर बट आल्सो रिसीवर। रिसीवर और सेंडर दोनों का जो है टाइम कंजम्पशन ऑफ कम्युनिकेशन मैक्सिमम लेवल पर रिड्यूस हो जाता है। Mastering this skill will improve your ability and enhance your career. और जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स को मैक्सिमम लेवल पर इम्प्रूव करते हैं
तो उससे आपकी एबिलिटी भी इन्हेंस होती है, और आप जो है आपके कैरियर की ग्रोथ और कैरियर के अपॉर्चुनिटीज़ में भी इजाफा हो जाता है, और इस तरह एक इंडिविजुअल पर्सन अपने कैरियर में प्रमोशन अचीव करने में कामयाब हो जाता है। थैंक यू।